हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 18th में चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज 5 पे आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे अबॉलिश होता है, कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा ये देखना जरूरी होता है। आप क्योंकि देख रहे होंगे कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, राज्यसभा में राजस्थान की असेंबली को लेके भी मेरे ख्याल से उड़ीसा भी मांग रहा है। तो कई स्टेट्स की असेंबली को लेकर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके बिल रखे हुए हैं पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल इसको देखता है, कौन सा नहीं। तो याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ही जो है वो एबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे है ऑलरेडी, या क्रिएट कर सकती है बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी वो होती है कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट दे रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब सपोज करिए, इसमें स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं होता है सिंपल मेजोरिटी में। जैसे अगर 500 की स्ट्रेंथ लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं, अगर 500 की स्ट्रेंथ है एक हाउस की, तो 500 की स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितने आदमी बैठे हैं, अगर सपोज 200 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें से 101 101 वोट्स चाहिए होंगे, उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बट वो तब ही होगा ओनली इफ the legislative assembly of the concerned state by a special majority passes a resolution to that effect. अब कहीं पे किसी स्टेट में भी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो या खत्म करना हो, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए उस स्टेट के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। कि मतलब अगर सपोज हमने 500 आदमियों की बात करी, अगर 500 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, तो उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 251 होना चाहिए। और साथ साथ ये होना चाहिए कि जितने मेंबर्स बैठे हैं उसमें से नॉट लेस देन टू थर्ड। सपोज कीजिए अगर 200 आदमी बैठे तो टू थर्ड तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें 251 वोट्स तो वैसे ही चाहिए। तो एटलीस्ट हमें अगर सपोज ये लगा के चलिए आप 300 आदमी बैठे हैं, 300 आदमी लगा बैठे हुए हैं, तो उसमें से टू थर्ड हमें चाहिए। टू थर्ड का मतलब हो गया 200 आदमियों का। तो 200 आदमियों की कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, बट साथ साथ हमें 251 वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। कि मतलब 251 अबव वोट्स हो, और जितने उस टाइम मेंबर्स बैठे हैं उसमें से भी टू थर्ड मेजोरिटी हमें मिले। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है? अंडर आर्टिकल 171 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट की, उसमें सबसे ज्यादा कितनी सीट्स होनी चाहिए? वन थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली। मतलब अगर स्टेट असेंबली के अंदर 300 सीट्स हैं, तो इसके अंदर 100 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती, और ना ही 40 से कम सीट्स हो सकती हैं। ये याद रखिए, तभी इस वजह से कई स्टेट्स में नहीं बन सकते। जैसे अगर आप हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में टोटल जो है 90 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर हम उसकी वन थर्ड की बात करें तो 30 हो जाएगा, और मोर देन वन थर्ड की हो नहीं सकते, और 40 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, और वैसे ही जैसे राज्यसभा है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब परमानेंट बॉडी है। इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, और 6 ईयर्स की टर्म होती है इसकी, और वन थर्ड एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं? वैसे तो अब ये बेसिक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आया तो बता देता हूँ। वन थर्ड तो जो इलेक्ट होते हैं वो तो एमएलए इलेक्ट करते हैं। वन थर्ड जो होते हैं वो स्पेशल इलेक्टोरेट होता है। जो स्पेशल इलेक्टोरेट होता है वो किसको कंप्राइज करता है? लोकल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज को, या लोकल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज को नहीं कहेंगे, सिटिंग मेंबर्स को कहेंगे। जैसे म्यूनिसपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए। और वन ट्वेल्थ करते हैं टीचर्स, और अदर वन ट्वेल्थ करते हैं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। ठीक है, और रिमेनिंग मेंबर जो बचते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? वो करता है गवर्नर। जैसे लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज, जैसे प्रेसिडेंट करता है उसमें से। किन किन स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल है? अब ये देखिएगा, 6 स्टेट्स हैं। इसका आप एक कोड बना सकते हैं, तुम्बक। तुम्बक से क्या हुआ? टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका। जम्मू कश्मीर का भी था अभी तक, बट अब वो आपको पता है कि डिसॉल्व कर दिया गया है। और वेस्ट बंगाल में भी पहले था, बट अब नहीं है। ये चीजें नहीं पूछेंगी, बस ये देख लेना कि कौन कौन सी स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी है। और ये सारा हमने जो इशू देखा। फिर एक एडिटोरियल पता है आपको, पता है के रघु रामकृष्ण राजू जो एमपी हैं आंध्र प्रदेश से, उनको अरेस्ट किया गया है ऑन द सेडिशन चार्जेस। तो थोड़ा सा सेडिशन चार्जेस की एक एग्जांपल है, ये ऑर्डर है। तो ये देखना होगा कि सेक्शन 124 ए क्या है, 153 ए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 10th फरवरी में हमने इसकी जो पर्टिकुलर डिफाइन करता है व्हाट इज 124 ए, उसको डिस्कस किया है। 23rd फेब में हमने डिस्कस किया था कि क्या ये ज़रूरी है। बहुत अच्छा एडिटोरियल आया हुआ था, क्या क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। और जो जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ लेके आए थे, उन्होंने खुद ही एबॉलिश कर दिया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 5th मार्च का भी सुन लीजिएगा। बट 10th फेब और 23rd फेब आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक एडिटोरियल पे था कतर एंड जीसीसी इशू।
जो भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप 12th जनवरी का एनालिसिस सुन सकते हैं जिसमें हमने जीसीसी क्या है, कतर का क्या इश्यू है, बहुत एनालिसिस किया था इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और येमेन सिचुएशन अगर आपने देखना है तो यू कैन लिसन टू 5th मार्च एनालिसिस। फिर एक एडिटोरियल पे ट्रिप्स वेवर का था, हमने वो 12th में के एनालिसिस में देख ही लिया था। और एक एडिटोरियल पे था थोड़ा-सा स्पेनिश फ्लू का दे रखा था कि कैसे स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ था और वो भी 2 साल चला था, उसकी भी 3 वेव्स आई थी और सबसे ज़्यादा जो फैटेलिटीज़ थी वो हुई थी सेकंड वेव में। कहते हैं क्या हुआ था कि क्वारंटाइन की वजह से लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए थे कि जैसे ही उसको उठाया गया, तो लोगों ने मतलब स्ट्रीट्स में दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब लोग पागलों की तरह बाहर निकले। थोड़ा-सा जो भी सोशल मेजर्स थे, नॉर्म्स थे, वो नहीं फॉलो किए गए और एकदम से निकले। तो उस वजह से सेकंड वेव ऑकर हुई और मतलब कई करोड़ लोग मर गए। तो कहते हैं कि ये जो फ्लू है ना, ये वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड क्यों हुआ है? क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी दे वर अनविलिंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग वॉर टाइम डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन। तो क्या हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि उस टाइम भी ये हुआ था कि सेकंड जो वेव थी उसने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा था और उस टाइम भी ऑफिशियल्स थे जो थे वो अनविलिंग थे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि एक न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन आ चुका है। देखिए, आप इसको कंपेयर करिए आज की सिचुएशन से। आज भी यही हुआ है कि कैसे हमें पता था कि सेकंड वेव आ रही है, हम देख रहे थे कुछ कंट्रीज़ से एक्सपीरियंस देख रहे थे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, इंडिया देख रहा था और हमें पता था न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन्स आ गए हैं, फिर भी हमने कैसे रिलीजियस गैदरिंग्स और हमने इलेक्शंस को अलाउ किया, जिसमें लोग भर-भर के रैलीज़ में आए हैं और विदाउट मास्क आए हैं। कैसे हमने कुंभ के मेले को वो किया, अलाउ किया। तो कहते हैं कि क्या यही वजह है कि हम अपनी हिस्ट्री से कभी भी सीख नहीं रहे हैं कि हमें कैसे अपने प्रिवेंट करने चाहिए मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है? हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नॉलेज जो है एक आदमी को वाइज़र बनाती है, मगर नॉलेज बिहेवियर नहीं चेंज करती है। तो जैसे-जैसे केसेज़ बिगैन टू फॉल बाय द एंड ऑफ फर्स्ट कोविड-19, गवर्नमेंट और जो लोग थे, गौर खाली हम गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, लोग भी जो थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ईज़ी ले लेना शुरू कर दिया, सिचुएशन को इतना ईज़ी लेना शुरू कर दिया, मास्क छोड़ दिया, सोशल सेफ्टी नॉर्म्स बंद कर दिए लोगों ने करने यूज़। तो उस वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, मोस्ट कंट्रीज़ हम फेल हो गए हैं। हमने स्पेनिश फ्लू से जो सीखना चाहिए था एक लेसन, वो नहीं सीखा है। क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, गवर्नमेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर कि ह्यूमन्स का बिहेवियर कैसा है कि एक बार आप लॉकडाउन लगाओगे, जब खोलोगे तो लोग पागलों की तरह बाहर निकलेंगे। हम जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू के टाइम पे देखा था और उस टाइम भी ये हुआ था कि लोग पागलों की तरह बाहर निकले, सारे सेफ्टी नॉर्म्स छोड़ दिए और उसके बाद सेकंड वेव आई और बहुत ज़्यादा तबाही हुई। वो चीज़ें हमने फेल करी लर्न करने से और हमें अगर ये देखना चाहिए था कि क्या लोगों का बिहेवियर है। अब नो डाउट हम 1918 से अभी तक का कंपेयर करेंगे तो लोगों में लिटरेसी लेवल बढ़ा है। पर नॉलेज जो है वो किसी को वाइज़र बना सकती है, बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। इन इंडिया में हम जैसे अभी हमने बात करी कि इलेक्शन रैलीज़, रिलीजियस गैदरिंग्स अलाउ करी गई और उन्होंने लॉकडाउन भी लगाने से मना कर दिया क्योंकि उनको जबकि उनको पता था कि एक नया स्ट्रेन आया हुआ है इसका। ठीक है? और इट वाज़ बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनेज द पैंडेमिक। या एक तो गवर्नमेंट थोड़ी-सी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी कि हम पैंडेमिक को जब हमने फर्स्ट वेव सँभाली है तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा था, हम सेकंड वेव भी इज़िली सँभाल लेंगे, वो गलती करी। एक दूसरा हमने अंडर एस्टिमेट किया कि हमने कोविड-19 को अंडर एस्टिमेट किया, कि वो ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, वो ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, वो ज़्यादा फैला नहीं पाएगा। और अब हम ये सीख सकते हैं कि वैक्सीन्स उस टाइम स्पेनिश फ्लू के टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, बट अब हमारे पास बेनिफिट है कि हम वैक्सीनेट कर सकते हैं पीपल्स को, तो हमें वो करना चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, ईच वन ऑफ अस हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस। तो ये एक फॉर्डर है, इसको एज़ इट इज़ अ कंप्लीट आंसर नहीं समझ सकते और एज़ इट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये एक जस्ट फॉर्डर है, कभी आए तो जैसे मैंने आपको बताया था मेंस का क्वेश्चन आपको 3-4 जगह से कनेक्ट करना होता है, हिस्ट्री से कनेक्ट करिए, पॉलिटी से कनेक्ट करिए वेरेवर पॉसिबल, पॉलिटी से कनेक्ट करिए, ज्योग्राफी से कनेक्ट करिए, करंट पर्सपेक्टिव दिखाइए, इकोनॉमी से कनेक्ट करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कैसे आप इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं पैंडेमिक सिचुएशन को। फिर उसके बाद एक पेज 8 पे था, आपको पता है पंजाब में थोड़ा-सा डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर का और योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उन्होंने एक मलेरकोटला में डिस्ट्रिक्ट बनाई है, उसको डिक्लेयर किया एज़ अ डिस्ट्रिक्ट, वो भी तक टाउन था। तो थोड़ा-सा इस पे क्वेश्चन जो पॉलिटिकल ना देखते हुए देखिए कि न्यू डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने की पावर किसके पास होती है या ऑल्टर करने की या एबॉलिश करने की एक्जिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता है, याद रखिएगा।
और स्टेट्स कैसे कर सकते हैं, या तो वो स्टेट असेंबली के थ्रू लॉ ला के कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला के भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गैजेट नोटिफिकेशन से भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पास हो सकती है, एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाई जा सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ से बनाई जाए, दोनों तरीकों से हो सकता है। और ये की क्यों जाती है, क्योंकि याद रखिएगा स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स लीड टू अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद है कि सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। सेंटर का रोल तो तब आता है जब वो चेंज करना चाहती है नाम। अगर जब भी कभी नाम चेंज होना होता है या डिस्ट्रिक्ट का या रेलवे स्टेशन का, तब होम मिनिस्ट्री या सेंट्रल मिनिस्ट्री पिक्चर में आती है, उसके अलावा नहीं आती है। थोड़ा सा ये फैक्ट है, याद रखिएगा, दे आर 718 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर पुट होता है ना, तो 3-4 स्टेटमेंट्स में पुट होता है। अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट्स पता होती हैं तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे ही ये एक एलिमिनेशन टेक्निक से आपको हो सकता है कि 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी कंट्री में। याद रखिएगा ये ज़रूर। उस वक्त पेज टाइम पे था कि डीआरडीओ न्यू मेडिसिन लेके आया है। ये थोड़ा सा 9th मई का सुनिएगा, जिसमें हमने वो जो लैब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, सब कुछ हमने वो सारा डिस्कस किया है, CSIR डिस्कस किया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ही सुनिएगा। और एक पेज 11 पे थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस को देखे समझिएगा कि ईरान ने मंडे को, मतलब मंडे तो याद ना रखिएगा, ईरान ने जो अपना फरजाद बी गैस फील्ड है, वो अपनी डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर है उसी को दे दिया है। और ये थोड़ा सा एक इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के साथ उसके टाइज का, क्योंकि ये जो ईरान की गैस फील्ड है, वो जो डिस्कवर की थी वो की थी ONGC विदेश लिमिटेड ने, जो हमारी इंडिया की कंपनी है। और 2000 से वो इस पार्ट जो कॉपरेशन है इसमें चल रहा था, इनका कॉपरेशन चल रहा था। बट अब वो उन्होंने अपने लोकल प्रोड्यूसर को दे दिए, तो थोड़ा सा ये फॉर्डर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो ये याद रखेगा पॉइंट। एक पेज 11 पे था इंडिया इसराइल और इंडिया इसराइल एंड पैलेस्टीन, इसको देख के चलिएगा, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो एक नॉन परमानेंट मेंबर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, उसमें इंडिया इस टाइम मेंबर है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसने अपना सपोर्ट दिया है पैलेस्टीन को, बट वो बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा हम एक सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन को, बट हमने इसमें डायरेक्ट रेफरेंस और टू द स्टेटस ऑफ जेरूसलेम या फ्यूचर इजराइल पैलेस्टीनियन बॉर्डर को नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम एक जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं, बट उन्होंने अपना जो कमिटमेंट दिया है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे दिया है, ये याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया कॉल्ड फॉर द हिस्टोरिकल स्टेटस को एट द होली प्लेसेस ऑफ जेरूसलेम इंक्लूडिंग हरम ए शरीफ और टेम्पल माउंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। देखिए इसमें क्या हुआ है कि हरम ए शरीफ बोलते हैं पैलेस्टीनियंस कि इस पे इस्लामिक कंट्रोल है, टेम्पल माउंट बोलता है ये इजराइल, जूइश अपनी टर्म में यूज करते हैं टेम्पल माउंट। तो इस बार इंडिया ने क्या करा है कि दोनों टर्म्स को साथ साथ यूज करा है। दैट मीन्स उन्होंने कहा है कि ये इसराइल और पैलेस्टीन ये दोनों का ही पार्ट है। इसमें अगर ये खाली हरम शरीफ का कहते तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंक्लाइंड हो गए टुवर्ड्स पैलेस्टीन। अगर वो टेम्पल माउंट कहते तो इसका मतलब होता है कि वो इंक्लाइंड हो गए टुवर्ड्स इसराइल। बट इन्होंने दोनों ही टर्म्स का यूज किया है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा ही स्टेटस को हमने बहुत बैलेंस्ड व्यू दिया है इस बार इन्होंने। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है विदाउट एनी मेंशनिंग एनी कंट्री। उन्होंने कहा है कि एक तो जो आपको पता है अलग मॉस से एविक्शन प्रोसेस चल रहा है, जो इसराइल कर रहा है, एविक्ट कर रहा है पैलेस्टीनियंस को। तो इंडिया ने कहा है कि एक तो एविक्शन प्रोसेस को स्टॉप किया जाए, और जो स्टेटस को, जो पहले से स्टेटस चल रहा है, उसको रिस्टोर किया जाए अलग सा कंपाउंड में। और इंडिया की अगर हिस्टोरिकल पोजीशन देखें तो 2017 तक इंडिया ने कहा था कि हम पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं, और एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन आना चाहिए जिसमें सॉवरेन इंडिपेंडेंट वाइबल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन हो, जिसमें उसकी कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलेम। याद रखिएगा ईस्ट जेरूसलेम, जिसमें साथ साथ उसके सिक्योर्ड और रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स हो, और साथ साथ उसकी पीस हो इसराइल के साथ। मगर 2017 से हमने एक तो ईस्ट जेरूसलेम का नाम छोड़ दिया है और बॉर्डर्स, ये 2 पॉइंट्स हटा दिए हैं। जब प्रेसिडेंट आए थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास, हमने ईस्ट जेरूसलेम की रेफरेंस देना छोड़ दिया है। अब हम कहते हैं कि हमें एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड एंड वाइबल पैलेस्टीन चाहिए, को एग्जिस्टिंग पीसफुली विद इसराइल। तो अब कहीं भी इंडिया जो है जेरूसलेम, ईस्ट जेरूसलेम की बात नहीं करता है, बॉर्डर रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स की बात नहीं करता है, बस वो ये कहता है सॉवरेन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड वाइबल पैलेस्टीन रहे, जो एग्जिस्ट करे पीसफुली विद इसराइल। ये 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। एक तो हरम शरीफ और टेम्पल माउंट को इकट्ठे बोला गया है। दूसरा, अब ईस्ट जेरूसलेम को हमने अपनी पॉइंट से हटा दिया है। तीसरा, हमने अब बॉर्डर्स की बात भी नहीं करते हैं।
ये 3 हैं, बाकी हम चाहते हैं कि पैलेस्टीन के साथ भला हो, दोनों आपस में साथ में मिल के रहें और झगड़ा ना हो बेसिकली, और दोनों का दोनों कॉज़ में हम एक न्यूट्रल पोज़ीशन निभा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमने कहा था कि हम किसी के इंटीरियर मैटर्स में वो नहीं करेंगे कभी भी। तो थोड़ा-सा अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके इस पे डिटेल्ड आर्टिकल्स आएँगे। ये मत सोचिएगा ये इट्स योर आंसर। अभी थोड़ा-सा आएगा तो मैं आपको एक थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे रहा था कि क्या है, क्या नहीं। इस पे डिटेल्ड आंसर मेंस के टाइम पे बहुत अच्छा आएगा। व्हाट इंडिया इज़ पोज़ीशन इज़ ऑन इज़राइल, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो ये एक जस्ट पॉइंट था, इसको आप एज़ अ फॉडर अपने उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।